कहानी डरावनी नहीं होती और हर भूत बुरा नहीं होता। एक ऐसी ही कहानी है एक ऐसे शख्स की जिससे काफी सारे लोग आज तक अनजान हैं। रमेश कुमार नाम का एक लड़का जिसने इंडियन आर्मी नई नई ज्वाइन करी, अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए ट्रेन से गैंगटॉक जा रहा था। उसने देखा कि ट्रेन की सीट के पास आकर बहुत सारे जवान उस सीट पर हाथ पैर जोड़कर जा रहे थे। वो सीट एकदम खाली थी और सीट के नीचे दो बड़े बड़े बक्से पड़े हुए। रमेश को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी आंखें बंद करके सो गया। देर रात में उसकी आंख खुली तो अंधेरे में उसे आर्मी की यूनिफॉर्म पहने बैठा एक लड़का दिखा जो उसी खाली सीट पर बैठा था और रमेश को एक मुस्कान के साथ देख रहा था। उसे देखते ही रमेश थोड़ा घबरा गया और उठ के बैठ गया। रमेश ने जब उस लड़के से पूछा कि क्या वो सीट उसकी है तो उस लड़के ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। तब रमेश ने पूछा कि वो लड़का कौन है और लोग उसकी सीट पर आकर हाथ क्यों जोड़ रहे थे। इस बात पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। रमेश ने फिर पूछा, पर फिर वो लड़का एक मुस्कान लिए उसे देखता रहा। रमेश उस लड़के को पागल बोलकर लेट गया, पर जब उसने वापस उस सीट पर नजर घुमाई तो वहां कोई नहीं था। रमेश को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो उस लड़के के बारे में सोच सोच कर सो नहीं पाया और उसकी खाली सीट को घूरता रहा। सुबह हुई और जब स्टेशन आया तो कुछ आर्मी ऑफिशियल्स उस लड़के की सीट के नीचे रखे दो बक्से लेने आए। रमेश से रहा नहीं गया और जब उसने बाकी ऑफिसर्स से उस लड़के के बारे में पूछा तो उसके होश उड़ गए। उन ऑफिसर्स ने बताया कि वो सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी 1968 में मौत हो चुकी थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइन करी थी और 2 साल बाद ही उनकी पानी में डूबकर मौत हो गई थी। 3 दिन तक जब उनकी लाश नहीं मिली तब बाकी फौज वालों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। पर एक रात वो अपने दोस्त के एक सपने में आए और उनका शव कहाँ मिलेगा वो बताया। जब आर्मी ने सर्च किया तो उनका शव उसी एग्जैक्ट जगह से मिला। तब से लेकर आज तक हरभजन सिंह फौजियों के सपनों में आकर उन्हें दुश्मन के प्लान्स के बारे में पहले से ही बता देते हैं। इस तरह वो इंडो चाइना बॉर्डर पर 40 साल से इंडिया की रक्षा करते आए। कहते हैं रात में पहरा कर रहे फौजियों की अगर आंख लग जाती है तो वो उनको चाटा मारकर सतर्क भी करते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी भी इस बात को मानती है कि उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है और उनको कैप्टन का दर्जा और बाबा की उपाधि भी दी गई। उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया है जहां उनका एक कमरा है। हर रोज उनका बिस्तर बिछता है और उनकी यूनिफॉर्म और जूते वहां रखे जाते हैं। हर बार जब उनके कमरे की सफाई होती है तब बिस्तर पर सिलवटें और उनके जूतों में कीचड़ पाई जाती है। और तो और उन्हें हर साल घर जाने के लिए 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती है और उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता है। और उस समय सिक्किम के जवान हाई अलर्ट पर होते हैं। ये सब कुछ सुनकर रमेश दंग रह गया और अपने बंकर पहुंचते ही वो सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर गया, जहां वो ट्रेन में हरभजन के साथ हुई उस मुलाकात के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते एक बार फिर हरभजन सिंह की छवि उसके सामने आई और रमेश को एक मुस्कान देकर उसके सामने से गायब हो गया। 2023 में रिपब्लिक डे परेड में एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला था, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसे रोक लिया। लेकिन क्या जिन्होंने अटैक प्लान किया था वो क्रिमिनल्स पकड़े गए? रिपब्लिक डे अटैक की इस कहानी को देखने के लिए देखो हमारे नए क्राइम चैनल द क्राइम शो, लिंक पिन कमेंट में। ये बात 26 जनवरी 2014 की है। हर साल की तरह इस साल भी रिपब्लिक डे परेड की खूब सारी तैयारियां चल रही थीं और उन्हीं पर चेक रखने के लिए वहां ढेर सारे पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी हुई थी। उन्हीं में से एक था रवि।
जो कि अपनी ड्यूटी पर पहुंचने के लिए सुबह 4 बजे घर से निकल गया था। वो अपनी बाइक पर जा रहा था और जल्दी पहुंचने के लिए उसने एक अलग वीरान सा रूट चूज किया। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसने देखा कि रोड के बीचों बीच एक छोटी बच्ची बैठी थी और सड़क पर पेंसिल घिस रही थी। रवि को ये देखकर बहुत अजीब लगा, पर फिर भी उसने अपनी बाइक रोकी और बच्ची से पूछने लगा कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। वो बच्ची रवि की बातें अनसुनी करके बहुत अजीब तरीके से पेंसिल घिसे ही जा रही थी। रवि ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और रियलाइज किया कि वो लेट हो रहा है, तो वो वापस बाइक पर जाकर बैठ गया। पर जैसे ही वो मुड़ा, उसके होश उड़ गए। वो बच्ची अब वहां नहीं थी। रवि ने आसपास नजर भी घुमाई, पर वो उसे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो सब भूलकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया। थोड़ी दूर पहुंचते ही रवि को ऐसा लगा कि जैसे कोई फोर्स उसकी बाइक कंट्रोल कर रही है। उसे अचानक से एक जोर का झटका लगा और वो बाइक से नीचे गिर गया। उसकी बाइक दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गई। रवि जैसे तैसे हिम्मत करके उठा। उसे अचानक लगा कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वही बच्ची रवि के पीछे बैठी थी और सड़क पर पेंसिल घिस रही थी। उसका आधा मुंह रुंधा हुआ था, जिसमें से हल्का हल्का खून बह रहा था, और वो बहुत डरावने तरीके से सड़क की तरफ देखे जा रही थी। उस लड़की को देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वो बच्ची उठी और रोड की दूसरी तरफ भागी और अचानक ही एक ट्रक उसके आर पार हो गया। ये देखकर रवि की बुरी तरह चीख निकल गई। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जब ट्रक वहां से गुजर गया तो वहां उस बच्ची का नामो निशान नहीं था। रवि बुरी तरह घबराया हुआ उठा और अपनी बाइक उठाकर सड़क से जल्दी से निकल गया। वो परेड ग्राउंड पर पहुंचा, पर उसके होश उड़े हुए थे। उसके दोस्त ने जब उससे पूछा तो रवि ने उसे पूरा किस्सा बताया। उस दोस्त ने रवि को बताया कि बहुत वक्त पहले उस रोड पर एक 7 साल की बच्ची ट्रक के नीचे आकर मर गई थी, और तब से कई लोगों ने एक बच्ची को उस सड़क पर देखा है। ये सब सुनकर रवि बिल्कुल नंब पड़ गया। पर सोचने वाली बात यह है कि वो बच्ची आखिर खुद उस रोड पर पहुंची कैसे, और वो सड़क पर बैठी पेंसिल क्यों घिसती रही। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। एक बार आकाश और आकांक्षा नाम का एक कपल छुट्टियां मनाने के लिए अपने नए फार्म हाउस पर गए थे। उन्होंने वो फार्म हाउस 2 महीने पहले ही धीरज नाम के एक आदमी से खरीदा था। 26 जनवरी की छुट्टियों में उन्होंने अपने फार्म हाउस जाकर टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया। वहां का माहौल बहुत खूबसूरत था। एक गार्डन था और एक बड़ा सा घर था। घर के पीछे भी एक गार्डन था, लेकिन वहां की मिट्टी कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कुछ समय पहले ही जगह जगह पर खुदाई की गई हो। आकांक्षा ने गाड़ी का सारा सामान निकाला और वो उसे घर के अंदर ले जाने लगी, लेकिन हॉल में ही उसकी हील लकड़ी के फ्लोर में धंस गई। उसने जब नीचे देखा, वहां पर एक मैट बिछा हुआ था। आकाश ने मैट हटा कर देखा तो उसे बेसमेंट में जाने का एक रास्ता दिखाई दिया। आकाश को ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि धीरज ने बेसमेंट के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब जब उन्हें वो बेसमेंट का दरवाजा मिल ही गया था, तो उन्होंने सोचा कि पहले उसे ही देख आते हैं। वो दोनों लोग बेसमेंट में आ गए। वहां उन्हें अलमारी पर किताबों का एक शेल्फ दिखाई दिया। आकांक्षा बुक्स की बहुत शौकीन थी और ये देखते ही वो बहुत खुश हो गई। तभी उसमें से एक किताब शेल्फ से जमीन पर नीचे गिर पड़ी।
आकांक्षा ने वो किताब नीचे से उठाई। उसका नाम था द गोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन। आकांक्षा को लगा ये कोई फिक्शनल यानी काल्पनिक नॉवेल होगी। वो तुरंत उसे पढ़ने लगी और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उसने वो बुक खोली, उसे उसकी पहली लाइन दिखी, इस किताब को पढ़ने वाला अब इस किताब में लिखे गए नियमों का गुलाम हो जाएगा। ये नियम इस दुनिया और दूसरी दुनिया के सारे लोगों पर बराबर लागू होते हैं। आकाश ने जब उसे बुक पढ़ते हुए देखा तो उसे लगा कि जरूर ये कोई कहानी की किताब ही होगी, और वो आकांक्षा को वहीं छोड़कर घर के बाकी काम निपटाने के लिए चला गया। शाम हो गई और आकांक्षा अब भी बेसमेंट में ही थी। आकाश आकांक्षा को बुलाने नीचे बेसमेंट में चला गया, पर जैसे ही वो बेसमेंट में गया, जो उसने देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आकांक्षा जिस किताब को पढ़ रही थी उसमें से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकल रही थी, और उसके साथ ही कुछ काले साए भी उस किताब से निकल रहे थे। आकांक्षा की आंखें लाल हो गई थीं और वो उस किताब को पढ़कर जोर जोर से हंसे जा रही थी। आकाश ये देखकर हैरान हो गया और उसने तुरंत उस किताब को आकांक्षा के हाथ से छीनकर फेंक दिया। जैसे ही उसने वो किताब छीनी, वो सारी काली परछाइयां जो उस किताब से निकल रही थीं, वो आकांक्षा के अंदर चली गईं। आकांक्षा का रंग एकदम काला पड़ गया और उसने आकाश का गला पकड़ लिया। उसने एक भयानक आवाज में आकाश से कहा, तुझे मुझे नहीं रोकना चाहिए था। अब मुझे इस किताब के रूल्स के अनुसार इसमें कैद होकर रहना पड़ेगा। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने आकाश के गले को घुमा दिया, जिससे उसकी उसी वक्त मौत हो गई। इसके बाद वो जमीन पर रेंगते हुए उस किताब तक गई और उसे खोलने लगी। लेकिन जैसे ही उसने वो किताब खोली, उस किताब से उसका हाथ चिपक गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किताब उसके हाथ को खा रही थी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर उस किताब में चला गया और फिर वो किताब अपने आप बंद हो गई। अगले दिन धीरज उस बेसमेंट में आया। उसने किताब को फिर से शेल्फ में रख दिया और उसने आकाश की लाश को घर के पीछे वाले गार्डन में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। धीरज ने उस फार्म हाउस के आगे एक बार फिर फॉर सेल का बोर्ड लगाया और वहां से चला गया। 10th क्लास में पढ़ रही समायरा आज बहुत एक्साइटेड होने के साथ साथ थोड़ी नर्वस भी थी। वो पहली बार अपने स्कूल की रिपब्लिक डे असेंबली में पूरे स्कूल के सामने एक स्पीच देने वाली थी। स्टेज पर चढ़ने से पहले उसने लंबी सांसें ली और करीबन 1500 बच्चों और कई टीचर्स के सामने उसने अपनी स्पीच शुरू कर दी। लेकिन तभी एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ। स्पीच देते देते समायरा की नजर अपने सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत पर गई। वो औरत पर्पल कलर का गाउन पहने सामने खड़े बच्चों के क्राउड में इधर से उधर घूम रही थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और वो बच्चों के बीच चलती हुई सिर्फ समायरा को ही घूर घूर कर देखे जा रही थी। समायरा को ये बात बहुत अजीब लगी, पर एक स्टूडेंट होते हुए उसे अपनी स्पीच हर हालत में परफेक्टली बोलनी थी, तो उसने उस औरत को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। समायरा की स्पीच लगभग 5 मिनट तक चली और वो औरत उसे बस घूरती रही। जब समायरा स्पीच खत्म करके स्टेज से नीचे गई तो वो औरत उसे कहीं दिखी ही नहीं। उसको ये बात बहुत अजीब लग रही थी। समायरा ने किसी से उस बारे में बात तो नहीं की, पर स्कूल से घर आते हुए समायरा के दिमाग में उसी औरत का वो भयानक चेहरा घूम रहा था। कुछ देर चलने के बाद समायरा को लगने लगा
जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार मुड़कर पीछे देखा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। समायरा को लगा कि शायद ये सब उसका वहम है, तो वो चिंता छोड़कर रोड क्रॉस करने लगी। पर जैसे ही समायरा रोड के बीच में पहुंची, किसी ने उसके बैग को पीछे से पकड़ लिया। समायरा बहुत डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसके पीछे वही पर्पल गाउन वाली औरत उसके बैग को पकड़कर खड़ी थी और उसे घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। समायरा मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगी, पर आसपास कोई भी नहीं था। इतने में रोड पर तेजी से एक ट्रक समायरा की तरफ आने लगा। समायरा उस ट्रक को देखकर और जोर से चिल्लाने लगी। वो उस औरत से अपनी जान की भीख मांगने लगी। वो ट्रक समायरा से टकराने ही वाला था कि तभी उस औरत ने समायरा का बैग छोड़ दिया और समायरा रोड के दूसरे कोने पर जा गिरी। समायरा की आंखों के सामने वो ट्रक उस औरत के शरीर से आर पार हो गया था। लेकिन होश उड़ा देने वाली बात तो ये थी कि वो औरत अचानक से गायब हो गई थी। समायरा बहुत घबराते हुए अपने घर पहुंची। रोड पर गिरने की वजह से उसकी स्कूल ड्रेस गंदी हो चुकी थी। उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया, पर उसकी मम्मी ने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उन्हें लगा कि समायरा किसी से लड़कर आई है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हैं और वो ऐसे ही झूठ मूठ की कहानी बना रही है। समायरा पूरे दिन काफ़ी परेशान थी और उस रात वो बिना खाना खाए ही सो गई थी। अगले दिन 26 जनवरी थी। समायरा अब बेहतर महसूस कर रही थी और साथ ही हर साल की तरह टीवी पर परेड देखने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। अपने पापा के साथ 26 जनवरी की पूरी परेड देखने के बाद समायरा अपने पापा को लेकर अपने घर की छत पर चली गई। वो दोनों रिपब्लिक डे पर उड़ने वाले जेट्स देखने लगे। काफी देर तक उन जेट्स को एंजॉय करने के बाद समायरा की नजर अपने सामने वाले घर की छत पर पड़ी और उस छत पर उसे वही पर्पल गाउन वाली औरत खड़ी हुई दिखाई दी। इस बार उसे देखते ही समायरा को दौरे पड़ने लगे और वो छत पर ही गिर गई। उसके पापा ये देखकर थोड़ा घबरा गए और समायरा को सीधा हॉस्पिटल ले गए। कुछ घंटों की ट्रीटमेंट के बाद समायरा नॉर्मल हुई और उसने अपनी फैमिली को फिर से उस पर्पल गाउन वाली औरत के बारे में बताया। उस औरत के बारे में दोबारा सुनकर अब समायरा की मॉम को समायरा की बात पर विश्वास होने लगा था और उन्हें लगने लगा था कि वो पर्पल गाउन वाली औरत शायद कोई बुरी आत्मा है जो समायरा के पीछे पड़ गई है। समायरा उसी दिन घर वापस आ गई थी। उस रात वो अपनी मम्मी के साथ ही सोई। अगले दिन की सुबह समायरा को स्कूल के लिए तैयार करते हुए समायरा की मॉम की नजर समायरा के पैर में बंधे एक पायल पर गई। उस पायल पर एक छोटा सा पर्पल रंग का ताबीज भी लगा हुआ था। समायरा से पूछने पर उसने बताया कि 4 दिन पहले स्कूल से घर आते हुए उसे स्कूल की एक पुरानी आया ने एक पायल गिफ्ट किया था। क्योंकि वो पायल समायरा को बहुत सुंदर लगा था, इसलिए उसने खुशी खुशी उसे पहन लिया था। समायरा की मम्मी को अब सब समझ आ गया था। उन्होंने तुरंत ही उस पायल को समायरा के पैर से उतारने की कोशिश की, लेकिन उसे हाथ लगाते ही उन्हें अपने बाईं ओर वही पर्पल गाउन वाली औरत दिखी और इस बार वो औरत समायरा की मां को बेहद गुस्से से देख रही थी। उसकी भयानक शक्ल देखकर समायरा की मॉम ने जल्दी से उस पायल को उतारा और अपने घर की बालकनी से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरकर उस पायल पर लगा वो ताबीज भी टूट गया और वो औरत उनके सामने ही जलने लगी। ये देखकर समायरा और समायरा की मां के होश उड़ गए थे। इसके बाद समायरा की मां उसे लेकर स्कूल चली गई ताकि वो स्कूल की उस आया से मिल सके जिसने समायरा को वो पायल दी थी। जब वो स्कूल पहुंचे तो पता चला कि उस आया को मरे हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं
स्कूल की पुरानी फोटोज मिली तो उसमें से एक फोटो में उस आया ने वही पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ था। खैर, उस दिन के बाद से समायरा को वो पर्पल गाउन वाली औरत दोबारा कभी नहीं दिखाई दी। हर साल 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इस नेशनल हॉलिडे के दिन सुबह राजघाट पर एक बहुत बड़ी परेड होती है और कई स्कूल्स कॉलेजेस में सेलिब्रेशन भी की जाती है। लेकिन एक रिपब्लिक डे एक छोटे से शहर में एक लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी 1990 की है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। अखिल 10 साल का था और सर्दी का महीना चल रहा था और अखिल अपने दादा दादी के पास रहने आया हुआ था। उसके दादा दादी जयपुर से कुछ 150 किलोमीटर दूर देवली में रहते थे। जयपुर में रहने वाले अखिल को देवली इतना पसंद नहीं था क्योंकि वो बहुत छोटा सा था और वहां ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। पर अपने दादा दादी का लाड प्यार अखिल को हर सर्दियों की छुट्टियों में उनके घर खींच लाता था। दादा दादी के साथ उसके चाचा चाची भी रहते थे और चाची स्कूल में एक टीचर थी। अगले दिन रिपब्लिक डे था और अखिल की चाची जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसमें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हो रहे थे। अखिल को रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशंस या फिर उसकी इंपॉर्टेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर वो रिपब्लिक डे के दिन अपने दादा दादी के साथ स्कूल में आ गया था। वैसे पुरानी सी गवर्नमेंट बिल्डिंग में बना वो स्कूल उस दिन एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उस स्कूल के एंट्री गेट पर ही सभी लोगों को इंडिया का एक फ्लैग दिया जा रहा था। अखिल ने भी वो झंडा ले लिया और आगे बढ़ने लगा। अपने दादाजी के साथ अखिल स्टेज के सामने लगी सीट्स पर जाकर बैठ गया। प्रोग्राम शुरू हो गया था और उस स्कूल के बच्चे अलग अलग डांस और सिंगिंग परफॉर्मेंस देकर लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन अखिल की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कोने में अजीब सी उदासी में बैठा था। अखिल ने उन्हें ध्यान से देखने की कोशिश की तो सूरज की रोशनी से उनकी छाती पर कुछ चमक रहा था। वो ऐसे चमक रहा था कि उसकी वजह से अखिल उनकी शक्ल ठीक से नहीं देख पा रहा था। अखिल के दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या आया। वो उठकर उस बूढ़े आदमी के पास चला गया और उन्हीं के साथ बैठ गया। पास बैठकर उसने देखा कि वो चमक उनके सीने पर लगे मेडल से आ रही थी। अखिल ने उन्हें ऊपर से नीचे पूरी तरह देखा तो वो काफी फॉर्मली ड्रेस थे और सीधा उस स्टेज की तरफ देखे जा रहे थे। अखिल उन्हें देख ही रहा था कि वो अचानक उसकी तरफ मुड़े और उसे घूर कर देखने लगे। अखिल को उनसे एक अलग सा डर लगा, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने अखिल से कहा, हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा। अखिल ने भी उन्हें विश किया। तभी उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या अखिल भी इस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अखिल ने उन्हें मना करते हुए कहा कि वो स्कूल से नहीं है और वो भी उन्हीं की तरह सिर्फ एक दर्शक है। तभी उस बूढ़े आदमी ने अखिल को जवाब दिया कि वो जब अखिल की उम्र के थे तो हमेशा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में भाग लेते थे। उन्होंने अखिल को बताया कि वो एक मिलिट्री ऑफिसर थे और वो अभी हाल ही में रिटायर हुए थे। अखिल को अब उन चमकते मेडल्स के पीछे का रहस्य समझ आ गया। उस बूढ़े आदमी ने अखिल से कहा कि वो पिछले साल रिपब्लिक डे के फंक्शन के लिए उस स्कूल में चीफ गेस्ट भी थे, लेकिन इस साल उन्हें स्कूल वालों ने बुलाया ही नहीं और इसलिए वो खुद ही आ गए। अखिल को ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी, लेकिन तभी वो बूढ़े आदमी एकदम से शांत हो गए। फिर कुछ सेकंड्स बाद उन्होंने अखिल से पूछा कि आखिर वो कहाँ से है। अखिल ने बड़े ही उत्साह के साथ कहा कि वो राजस्थान से है, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने अखिल से कुछ अजीब सा पूछा। उसने अखिल से पूछा, राजस्थान से या इंडिया से? अखिल कुछ समझा नहीं। अखिल को उनका ये सवाल समझ नहीं आया। तभी उस बूढ़े आदमी ने तेज आवाज में कहा, आई एम कैप्टन जय सिंह फ्रॉम इंडिया। उनकी आवाज से अखिल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम सभी पूरे देश में धर्म, जात, राज्य और न जाने कितनी चीजों पर भेदभाव करते हैं, जबकि हम सभी की सिर्फ एक ही पहचान होनी चाहिए, इंडियन यानी भारतीय।
अखिल जो पहले इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचता था, अब उसके मन में इंडिया और इंडियन आर्मी के लिए एक नई रिस्पेक्ट जाग रही थी। अखिल और जयसिंह काफी समय तक बातें करते रहे। कुछ ही देर में फंक्शन की आखिरी परफॉर्मेंस भी खत्म हो गई। अखिल चाहता था कि उसके दादा भी कैप्टन जयसिंह से मिल पाएं, इसलिए वो अपने दादा को बुलाने के लिए अपनी सीट पर वापस गया। वो अपने दादाजी को लेकर जब तक कैप्टन के पास आया तब तक कैप्टन वहां से जा चुके थे। अब उस सीट पर कोई नहीं बैठा था। अखिल ने जगह जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिले। अखिल के दादा पहले ही उससे थोड़ा गुस्से में थे, क्योंकि वो पूरे फंक्शन में गायब था, इसलिए उन्हें अखिल की बात झूठी लग रही थी। पर जैसे ही अखिल ने बताया कि जिनसे वो मिला उनका नाम कैप्टन जयसिंह है, तो अखिल के दादा एकदम से शांत हो गए। अखिल को अपने दादा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कैप्टन का नाम सुनकर उसके दादाजी के होश ही उड़ गए हों। लेकिन उसके दादा ने बिना कुछ बोले अखिल का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज के पास ले गए। वहां अखिल ने देखा कि एक बूढ़े आदमी की फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि कैप्टन जयसिंह था, और उस फोटो के नीचे लिखा था, इन द लविंग मेमोरी ऑफ कैप्टन जयसिंह। अखिल के दादा ने उसे बताया कि कैप्टन जयसिंह 6 महीने पहले ही गुजर गए थे और हमेशा के लिए अमर हो गए थे। अखिल को न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने दादाजी की बातों पर। उस दिन मानो अखिल की जिंदगी ही पलट चुकी थी। वो शायद उस दिन को कभी नहीं भूल पाएगा। आखिर कैप्टन जयसिंह ने उसकी आंखें जो खोल दी थीं। उस दिन अखिल ने डिसाइड किया था कि वो बड़ा होकर कैप्टन जयसिंह की तरह एक आर्मी ऑफिसर बनेगा, और अखिल वाकई बड़ा होकर इंडियन आर्मी में एक मेजर बना। उस दिन अखिल ने जिसे देखा वो शायद कैप्टन जयसिंह की आत्मा ही थी। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हर भूतिया कहानी डरावनी नहीं होती और हर भूत आपको मारना नहीं चाहता। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो हमेशा के लिए आपकी जिंदगी अच्छे के लिए बदल देती हैं।